रूल नंबर 1 है कि यदि आई और ई एक साथ आते हैं तो सी के बाद हमेशा ई आई होता है, अन्यथा आई ई होगा। जैसे कि देखिए रिसीव और डिसीव दोनों में सी के बाद क्या आया है, ई आई आया है, ई आई। और बिलीव और अचीव में देख सकते हैं कि यहाँ पे सी नहीं है तो क्या आया है, आई ई आया है। तो सी रहेगा तो ई आई आएगा और सी नहीं रहेगा तो आई ई आएगा। सिंपल सा रूल है। देखिए अगर हम यहाँ पे रिसीव में सी है और सी है तो यहाँ पे आई ई लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ई आई सही होगा। डिसीव में अगर हम यहाँ पे सी है डबल ई लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ई आई आना चाहिए। सी के बाद क्या आएगा, ई आई आएगा। बिलीव में देख सकते हैं कि बिलीव में सी नहीं है तो यहाँ पे हम ई आई नहीं लिखेंगे, सी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, आई ई लिखेंगे, जैसे कि ये सही है। अगर अचीव में सी नहीं है ई आई लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम आई ई लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर सी लेटर रहेगा तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, ई आई लिखना है। अगर सी लेटर नहीं रहेगा तो वहाँ पे आई ई लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 है कि यदि कोई शब्द वाई पर समाप्त होता है और उससे पहले कोई व्यंजन व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हम आई में बदलकर ई एस या फिर ई डी जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए बेबी, बेबी के अंत में क्या है, वाई है और वाई से पहले बी लेटर आया है तो बी हो गया आपका कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम वाई को आई में चेंज कर देंगे और इसमें ई एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका बेबीज। अगर यहाँ पे बेबी को आप इस तरह से बनाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सही होगा बेबीज। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, इसमें भी हमें क्या लगाना है, आई एस लगा देना है वाई को हटाकर। ठीक है, ये हो जाए। अगर आप फ्लाई में केवल एस लगाते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये होता है फ्लाइज। क्राई, क्राई में क्या लगाना है, आपको ईडी लगाना है। ठीक है, क्राइड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्राई का सेकेंड फॉर्म क्राइड हो जाएगा। अगर इसमें आप सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्राइड होगा। आई वाई को हटाकर आई में चेंज कर देना है, ये हो जाएगा आपका क्राइड। ट्राई, ट्राई को अगर हम प्लूरल में बनाना है तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। इसमें वाई को हटाकर आई ई एस लगा देना है। अगर आप ई डी लगाते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्राइड। ठीक है, ट्राइड। यहाँ पे देखिए ट्राइड, ट्राइज भी हो गया और ट्राइड भी हो जाएगा। अगर ट्राई का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्राइज। अगर इसका आप इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो ट्राइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईडी लग जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है कि यदि कोई शब्द छोटे स्वर यानी कि वावल, शॉर्ट वावल, ठीक है, शॉर्ट वावल और एक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट पर समाप्त होता है तो प्रत्यय जोड़ने से पहले हमें क्या करना होगा, व्यंजन को दोहराना होगा, यानी कि व्यंजन को डबल करना होगा कॉन्सोनेंट को। जैसे कि देखिए पहला वर्ड क्या है, रन। तो रन को आप इस तरह से रनिंग लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, डबल एन करना है। कब करना है, जब शब्द जो है ये छोटे स्वर यानी कि शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, जो शॉर्ट वावल साउंड होना चाहिए। शॉर्ट वावल साउंड क्या होते हैं, तो देखिए वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब हम ए को अगर ए पढ़ रहे हैं तो ये हो गया आपका लॉन्ग वावल साउंड। अगर ए के अलावा कोई और साउंड प्रोनाउंस करें, जैसे कि आ, ए को हम कहीं पे आ भी पढ़ते हैं, कहीं पे ओ भी पढ़ते हैं। ठीक है, ए को ओ नहीं पढ़ते, ए को आ पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं पे इसे आय पढ़ते हैं ए को। तो अगर हम जो वर्ड है वही प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे को ए ही पढ़ रहे हैं, ई को ई ही पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया आपका लॉन्ग वावल साउंड। और शॉर्ट वावल साउंड मतलब कि इसके अलावा, जैसे कि अगर यहाँ पे यू है तो यू को हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यू को अ पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे यू को यू ही पढ़ते हैं, ये हो जाता है आपका लॉन्ग वावल साउंड। लेकिन यहाँ पे अ है, मतलब ये शॉर्ट वावल साउंड है। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्ट वावल साउंड हो गया। तो वही कह रहा है कि शॉर्ट वावल साउंड हो और शॉर्ट वावल साउंड के बाद क्या हो, कोई व्यंजन हो, मतलब कि कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ पे एन आया है, एन क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट। तब जाकर आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला लेटर है इसको डबल कर देना है, तो ये रनिंग हो जाएगा। सेम उसी तरह से बिगिन में भी देखिए आई को हम क्या पढ़े, यहाँ पे ई पढ़े। अगर आई को आई पढ़ते तो ये लॉन्ग वावल साउंड होता है, लेकिन आई को हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़े, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बिगिन।
ठीक है। तो इसमें हम ING लगा देंगे तो ये बिगिनिंग हो जाएगा। तो ING अगर इस तरह से लगाते हैं, डबल एन नहीं करते हो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा? बिगिनिंग। इस तरह से स्टॉप में भी देखिए ओ को क्या पढ़े, अगर ओ को हम ओ ही पढ़ते ही हो जाता है आपका लॉन्ग वावल साउंड, लेकिन यहाँ पे ओ पढ़ते हैं, ठीक है, स्टॉप, तभी जाके स्टॉप इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो स्टॉपिंग अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये स्टॉपिंग सही है, डबल पी करना है। स्विम में देखिए स्वीप, ई पढ़े, आई को क्या पढ़े, आई ई पढ़े, ठीक है, तभी इसको हम पढ़े स्वीप। तो ई, अगर आई को आई पढ़ते तो क्या हो जाता है? लॉन्ग वावल साउंड होता है, लेकिन ई पढ़े मतलब ये शॉर्ट वावल साउंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्विम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। स्विम तो देखिए यहाँ पे डबल एम किया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है? ईडी जोड़ दिया। ईडी नहीं जोड़ना है, यहाँ पे ING जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका स्विम। यानी कि ये जो रूल है, जब ING लगाएंगे तभी ये रूल फॉलो करना है आपको, ठीक है। मतलब कि वर्ब को जब आप ING फॉर्म में चेंज करेंगे तब। तो आशा करता हूँ कि ये रूल आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं कि यू को हम क्या पढ़ते हैं, ई को क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने A to Z जितने सारे लेटर होते हैं उन सारे प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया है कि किस तरह से हमें प्रोनाउंस करना होता है। ए से लेकर, यानी कि जितने वावल होते हैं, जितने वावल के पेयर्स होते हैं, जितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। रूल नंबर 4 है कि जब कोई शब्द पी पर समाप्त होता है और प्रत्यय यानी कि सफिक्स जोड़ते हैं तो जो पी लेटर है ये डबल हो जाता है। जैसे कि स्टॉप में देख सकते हैं कि स्टॉप में क्या आया है? पी आया है। तो अगर हम यहाँ पे ING जोड़ते हैं, इस तरह से स्टॉपिंग लिखते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसमें डबल पी आएगा, स्टॉपिंग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्लैप होता है, ठीक है, क्लैप में हम अगर ING लगाएंगे तो ये डबल पी करना है आपको, ठीक है, क्लैपिंग हो जाएगा। शॉप में भी पी आता है लास्ट में, तो इसमें भी डबल पी हो जाएगा, शॉपिंग हो जाएगा। अगर शॉपिंग इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप में भी देखिए अंत में पी आता है, इसमें ING लगाएंगे, ये ड्रॉपिंग हो जाएगा, मतलब डबल पी आपको कर देना है, ठीक है। कितना आसान है, पी आता है अंत में, इसको ING फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करना है आपको? पी लेटर को डबल कर देना है और ING लगा देना है, सिंपल सा रूल है। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि यदि शब्द साइलेंट ई पर समाप्त होता है तो ई को हटा देते हैं हम और इसमें ING जोड़ते हैं। जैसे कि साइलेंट ई क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी वर्ड के अंत में ई लेटर आता है तो वहाँ पे हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है साइलेंट ई, ठीक है। तो इसमें ING लगाना होगा तो हमें क्या करना है कि यहाँ से ई को हटा देना है। अगर ई को आप नहीं हटाते हैं तो ये आपका सेंटेंस, ये जो वर्ड है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ई हटाकर इस तरह से आपको बनाना है, तब जाके सही होगा। राइट में देखिए इस तरह से राइटिंग लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग है, राइटिंग ये सही है। टेक में भी ई को हटा देना है, अगर टेकिंग इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, टेकिंग इस तरह से होगा। शाइन में भी देखिए ई को हटा देना है, देखिए यहाँ पे ई के साथ अगर लगा देते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। शाइनिंग इस तरह से आपको लिखना है। तो ये जितने आपने सही का निशान देख रहे हैं ये सभी सही है, और इस तरफ जो देख रहे हैं ये सभी के सभी गलत है। अंग्रेजी में क्यू के बाद हमेशा यू आता है, ठीक है, जैसे कि क्वीन, क्विक, क्विट, क्वेश्चन। अगर आप क्वीन को इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्वीन सही है। क्विक को आप इस तरह से लिखते हैं क्विक, तो ये आपका गलत शब्द है। क्वाइट, क्वेश्चन, ठीक है, क्वाइट इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ये कंपलसरी है कि क्यू के बाद यू हमेशा आएगा। अगर क्यू के बाद यू नहीं है तो आपको समझ जाना है कि ये जो मीनिंग है गलत है। रूल नंबर 7 है कि कुछ शब्दों में ओ यू और ओ डब्ल्यू दोनों को हम क्या पढ़ते हैं? आव पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्लाउड, क्लाउड में ओ यू आया है, यहाँ पे आव प्रोनाउंस किया जाता है। हाउस में भी देखिए ओ यू आया है, काउ में ओ डब्ल्यू, नाव में ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो इन सभी में हम क्या पढ़ते हैं? ओ डब्ल्यू को आव पढ़ते हैं। जैसे कि देख सकते हैं क्लाउड हो गया, हाउस हो गया, काउ हो गया, नाव हो गया, ठीक है। और ये जो मीनिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी मीनिंग अगर इस तरह से आपको कहीं पे दिखता है तो ये सभी मीनिंग क्या है? गलत है। अगर क्लाउड इस तरह से लिखा गया है तो ये सभी गलत है, ठीक है। काउ, नाव, देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। इस तरफ जो लिखा है ये सही है। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो मीनिंग है ये गलत, मतलब अलग अलग हो जाता है। तो देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ शब्द CE से और अमेरिकी इंग्लिश में कुछ शब्द ACE से समाप्त होता है।
जैसे कि डिफेंस में आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखेंगे देखेंगे तो यहाँ पे CE दिखेगा, और अमेरिकन में देखेंगे तो यहाँ पे SE दिखेगा। ठीक है, लाइसेंस में देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों सही है, लेकिन डिफरेंट है खाली ब्रिटिश और अमेरिकन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश में CE दिखेगा और अमेरिकन में SE हो जाता है। ऑफेंस में भी ब्रिटिश में यहाँ पे CE हो जाएगा और अमेरिकन में हो जाएगा SE। उसी तरह से यहाँ प्रीटेंस में भी ब्रिटिश इंग्लिश में हो जाएगा SE और प्रीटेंस में अमेरिकन इंग्लिश में हो जाएगा SE, यहाँ पे CE हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप CE लिखते हैं तो चलेगा, SE लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन केवल S आप लिख देते हैं, डिफेंस इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस को आप इस तरह से लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑफेंस को ऑफन इस तरह से लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रीटेंस को अगर इस तरह से लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप अमेरिकन इंग्लिश में लिखें, SE लिखें या फिर CE लिखें, ये दोनों सही होगा, लेकिन आपको केवल S नहीं लिखना है। देखिए बहुत ही बढ़िया रूल है ये, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कब हमें, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, कब हमें ABLE लिखना है या फिर कब IBLE लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल अच्छा रूल है, यदि मूल शब्द पूरा होता है तो ABLE लिखना है, जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द अधूरा होता है तो हमें IBLE लिखना है। और मूल शब्द क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड दिया है कंफर्टेबल, तो कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट एक वर्ड होता है, कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट, तो ये जो मूल शब्द है कंफर्ट, ये क्या है, पूरा है, तो इसमें हम एबल लगा देंगे। ठीक है, अगर कंफर्टेबल में आप IBLE लगा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कंफर्टेबल इस तरह से लिखना है। अब रिमार्क में देखिए रिमार्केबल, तो रिमार्क जो वर्ड है ये एक पूरा शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है रिमार्क, यानी कि इसका कुछ अर्थ निकलता है रिमार्क का, तो इसमें हमें क्या लगा देना है, पूरा शब्द है, मूल शब्द है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ABL लगा देंगे, रिमार्केबल। अगर IBLE लगाते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा सही, रिमार्केबल। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्स जो है, ये रिस्पॉन्स एक वर्ड होता है लेकिन इस तरह से नहीं होता है। रिस्पॉन्स में यहाँ पे E लग जाएगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, RESOPNE आता है, लास्ट में E आएगा, आप देख लेना, रिस्पॉन्स वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे केवल रिस्पॉन्स यानी कि E नहीं दिया है, मतलब कि ये जो वर्ड है ये अधूरा है। रिस्पॉन्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है जहाँ पे रिस्पॉन्स में E ना हो। ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्स लिखा हो, ये गलत हो जाएगा, तो ये अधूरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, अधूरा है तो IBLE लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। तो ये अगर रिस्पॉन्सिबल इस तरह से लिखते हैं, ABL लगाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हम लगाएंगे रिस्पॉन्सिबल, IBLE लगा देंगे। विजिबल, अब देखिए VG नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, VIG, देखिए IBLE को हटा देंगे तो VIG हो जाएगा, VIS क्या बच जाएगा। एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, देखिए जब भी आप कंफ्यूज हो कि ABLE लगाना है या फिर IBLE लगाना है, तो आपको जिस भी वर्ड में कन्फ्यूजन हो रही है उस वर्ड को लेना है और इसके बाद इसके जो लास्ट वाला है इसको हटा देना है, और जो बच रहा है वर्ड उसको देखना है कि इसकी कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं। अगर मतलब नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि ये वर्ड अधूरा है तो IBLE लगा देना है। अगर इसका कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे रिमार्क का अर्थ होता है, तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, मतलब कि ये शब्द पूरा है, तो यहाँ पे ABL लगा देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 10 है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर, और ये एक वर्ड होता है स्टेशनरी। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं, लेकिन केवल एक वर्ड की वजह से इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे कि स्टेशनरी में यहाँ पर देखिए A लेटर आया है। ठीक है, RY से पहले देखिए A लेटर आया है, यहाँ पे देखिए RY से पहले क्या है, E लेटर आया है, तो A और E का फर्क है। तो जहाँ पे A लेटर आता है इसका मतलब होता है स्थिर,
और जहाँ पे ई लेटर आता है इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री मतलब कि जैसे पेन, पेंसिल, लिफाफा, कागज, ये सभी हो गया लेखन सामग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने बोला कि द कार इज स्टेशनरी, तो जो कार है ये तो लेखन सामग्री नहीं है, ठीक है, ये लिखने पढ़ने के लिए काम नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेशनरी इस तरह से हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है लेखन सामग्री। यहाँ पे ये वाला स्थिर होना चाहिए कि कार जो है स्थिर है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, ठीक है। आई बॉट न्यू स्टेशनरी मतलब कि मैंने एक नई सामग्री, लेखन सामग्री खरीदी। तो यहाँ पे स्टेशनरी के लेखन सामग्री के लिए आएगा, ये वाला सही होगा, ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। द ट्रेन वॉज स्टेशनरी, तो जो ट्रेन है ये तो लेखन सामग्री नहीं है, ये क्या है, ये एक स्थिर, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है वो स्थिर थी, ठीक है। द ट्रेन वॉज स्टेशनरी यानी कि जो ट्रेन थी स्थिर थी। तो यहाँ पे हमें स्थिर वाला शब्द, स्थिर वाला मीनिंग लिखना है, ठीक है, और लगा देना है, स्टेशनरी हो जाएगा। ये जो है आपका गलत है। ही परचेज उसने खरीदा सम पेन्स, तो पेन क्या है, लेखन सामग्री है, तो लेखन सामग्री के लिए हमें क्या लगा देना है, ई लगा देना है, स्टेशनरी, ठीक है। फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी शॉप से जहाँ पे लेखन सामग्री की चीज़ें बिकती है उस दुकान से उसने जो है पेन खरीदा, कुछ पेन खरीदा। परचेज मतलब कि खरीदा, पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, स्टेशनरी। इस तरह से अगर आप लिखते हैं यहाँ पे स्टेशनरी, ये वाला ए लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 11 है कि ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू और अमेरिकी इंग्लिश में ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कलर में देखेंगे कहीं पे कलर इस तरह से लिखा गया है, तो आपको समझना है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। और कहीं पे कलर इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको समझना है कि ये अमेरिकी इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सही है। अब देखिए ऑनर, ऑनर को हम अगर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम ऑनर को अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ओ यू आया है, तो यहाँ पे केवल ओ आ जाता है, ठीक है, ऑनर। फेवरेट, फेवरेट में भी देखिए ओ यू आया है, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ यू हो जाएगा यहाँ पे, और केवल ओ हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश में। नेबो, ठीक है, नेबो का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो नेबर में देखिए यहाँ पे ओ यू आया है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू आता है और अमेरिकन इंग्लिश में केवल ओ आता है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे, सारे रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की यदि आपको और वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको इसी तरह की और रूल्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।